ब्लडी मैरी, ये नाम सुनते ही जहन में खौफनाक तस्वीर उभरती है। ये कहानी कोई आज की नहीं बल्कि 450 साल पुरानी है। एक ऐसी शहजादी की कहानी जो कभी इंग्लैंड की सबसे हुसीन औरतों में शुमार होती थी, लेकिन आज उसका नाम खौफ और दहशत की अलामत बन चुका है। उसकी मौत तो 1558 में हो गई थी, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि उसकी रूह आज भी एक आईने के पीछे कैद है और बाहर निकलने के सही वक्त का इंतजार कर रही है। तो इसे बुलाने का तरीका क्या है? लेजेंड के मुताबिक ये कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए रात के सबसे तारीक पहर यानी 2:33 से 3:33 के बीच एक बिल्कुल अंधेरे कमरे में जाना होता है। रोशनी के नाम पर सिर्फ एक मोमबत्ती और आपके सामने एक आईना, और फिर आपको उसका नाम पुकारना है 3 बार, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी। और अगर कोई ये कर गुजरे तो कहते हैं कि आईने में गजबनाक चेहरा उभरता है जिसकी आंखों से खून बह रहा होता है। कहानियों के मुताबिक इसे बुलाने वाले का अंजाम बहुत भयानक होता है। कुछ लोग हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं, कुछ की जान चली जाती है और कुछ का तो ये भी मानना है कि वो बुलाने वाले की आंखें नोच लेती है। लेकिन यहाँ कहानी में एक मोड़ आता है। क्या हो अगर ये सिर्फ कोई मन घड़त भूत की कहानी ना हो? इस खौफनाक दास्तान के पीछे एक हकीकी इंसान की अलमनाक जिंदगी छुपी है, एक ऐसी मलका जिसकी तारीख ने इस लेजेंड को जन्म दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंग्लैंड की मलका मैरी ट्यूडर की, एक ऐसी हुक्मरान जिसकी अपनी जिंदगी इतनी दुख भरी और दौरे हुकूमत इतना जालिमाना था कि उसकी मौत के बाद तारीख ने उसे हमेशा के लिए ब्लडी मैरी का नाम दे दिया। आइए जरा इसकी जिंदगी पर एक नजर डालते हैं। वो 1516 में एक शहजादी के तौर पर पैदा हुई, लेकिन 37 साल की उम्र में 1553 में उन्हें इंग्लैंड का तख्त मिला। हैरत की बात यह है कि उनका दौरे हुकूमत बहुत मुख्तसर था, सिर्फ 5 साल, और 1558 में उनका इंतकाल हो गया। लेकिन इन 5 सालों ने तारीख पर एक ऐसा गहरा खौफनाक दाग छोड़ा जो आज तक मिट नहीं सका। तो सवाल यह है कि आखिर एक मलका इतनी बदनाम हुई कैसे? इसका जवाब उसके दौरे हुकूमत में छुपा है, एक ऐसा दौर जिसे तारीख में खून का दौर कहा जाता है। जब मेरी तख्त पर बैठी तो इंग्लैंड एक तरह से मजहबी जंग के दहाने पर खड़ा था। एक तरफ कैथोलिक थे जो मैरी का अपना मजहब भी था, और दूसरी तरफ नए उभरते हुए प्रोटेस्टेंट्स जो उसके इख्तियार को मानने से इनकारी थे। ये सिर्फ अकीदे की जंग नहीं थी, ये इंग्लैंड की रूह पर कब्जे की जंग थी। मेरी का मकसद बिल्कुल साफ था, इंग्लैंड को वापस कैथोलिक बनाना, चाहे कीमत कुछ भी हो। और इस मकसद के रास्ते में जो भी आया उसका अंजाम भी भयानक था। उसने सैकड़ों प्रोटेस्टेंट्स को, जिन्होंने अपना मजहब बदलने से इनकार किया, जिंदा जलाने का हुक्म दे दिया। इसी बेरहमी ने उसे तारीख में एक जालिम हुक्मरान के तौर पर मशहूर कर दिया। और फिर अफवाहों का बाजार गर्म हुआ। ऐसी कहानियां जो हकीकत से भी ज्यादा खौफनाक थीं। ये कहा जाने लगा कि मलिका अपनी जवानी बरकरार रखने के लिए कुंवारी लड़कियों के खून से नहाती है। हो सकता है ये सिर्फ एक कहानी हो, लेकिन इसी कहानी ने उसे हमेशा के लिए ब्लडी मैरी का नाम दे दिया। लेकिन इस जालिम मलका की तस्वीर के पीछे एक और कहानी भी है, एक गहरे जाती दुख की कहानी। एक ऐसा अलमिया जिसने शायद उसकी रूह को कभी चैन ही नहीं लेने दिया और उसे एक भटकती हुई रूह में बदल दिया। किसी भी बादशाह या मलका की तरह मेरी की भी सबसे बड़ी, सबसे गहरी ख्वाहिश एक औलाद की थी, एक शाही वारिस जो उसके बाद तख्त संभालता। ये ख्वाहिश उसकी जिंदगी का जैसे मरकज बन गई थी। फिर वो खबर आई जिसका पूरे मुल्क को इंतजार था, मलिका हामिला हैं। हर तरफ जश्न का समा था, एक शाही वारिस आने वाला था। लेकिन 9 महीने गुजर गए और कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ। डॉक्टरों ने उसे फैंटम प्रेगनेंसी करार दिया, यानी एक ऐसी हालत जहां जिस्म तो हमल के सारे आसार दिखाता है मगर हकीकत में कोई बच्चा होता ही नहीं। और जरा सोचें, ये अलमनाक वाकया एक बार नहीं बल्कि 2 बार हुआ। इस दूसरी नाकामी के बाद अफवाहें और भी भयानक हो गईं। एक पादरी ने सरेआम ऐलान कर दिया कि मलका के पेट में बच्चा नहीं बल्कि एक चुड़ैल है। ये बात आग की तरह फैली और बस इसी दिन से वो लोगों की नजरों में एक जालिम हुक्मरान से बढ़कर एक डायन बन गई। तो ये है वो नुक्ता जहां तारीख और लेजेंड एक हो जाते हैं। सवाल ये है कि एक हकीकी मलका का दर्द, उसका दुख कैसे एक बदरूह के गुस्से में बदल गया। कहा जाता है कि अगर उसकी रूह को भड़काना हो तो सिर्फ एक जुमला ही काफी है, और वो जुमला है, मैंने तुम्हारा बच्चा चुरा लिया। ये वो अल्फाज हैं जो सीधा उसकी सबसे बड़ी हसरत, उसके सबसे गहरे जख्म पर वार करते हैं। वो बच्चा जो उसे कभी मिल ही नहीं सका। और लेजेंड के मुताबिक यही वो नामुकम्मल ख्वाहिश है,
एक बच्चे की इतनी शदीद हसरत कि मौत भी उसे सुकून नहीं दे सकी। कहा जाता है कि उसकी रूह आज भी इसी एक ख्वाहिश की तकमील के लिए भटक रही है। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने आता है, इस सारी कहानी, इस तारीख और इस दुख को जानने के बाद क्या कोई वाकई आईने के सामने खड़े होकर ये अल्फाज कहने की हिम्मत करेगा? यही वो सवाल है जो इस लेजेंड को आज भी जिंदा रखे हुए है। बंगाल, एक ऐसी सरजमीन जहां की मिट्टी में कहानियां बसी हैं। यहाँ के जंगलों, दरियाओं और पुरानी हवेलियों की खामोशी में ना ऐसी ऐसी दास्तानें छुपी हैं जो नस्लों से सुनाई जा रही हैं। अक्सर हम इन कहानियों को बस किस्से कहानियां समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन कभी सोचा है कि अगर इनके पीछे कोई ऐसी हकीकत हो जो हमारे वहमो गुमान से भी ज्यादा खौफनाक हो? आइए आज बंगाल की लोक कहानियों के खजाने से 3 ऐसी ही दास्तानें खोजते हैं। तो हमारी पहली कहानी एक ऐसे आसिफ के बारे में है जो कोई इंसान नहीं बल्कि एक ऐसी खौफनाक मखलूक है जिसका नाम सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये कहानी है 21 साला शुभजीत की। कलकत्ता में पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद वो अपने गांव वापस आया था। शहर की चमक दमक ने ना उसे अपने गांव की रिवायात और पुरानी बातों से बहुत दूर कर दिया था, और यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन गई। गांव वालों ने उसे बार बार मना किया था। सबने कहा था कि पूर्णिमा की रात को जंगल में मत जाना, जो जाता है लौट कर नहीं आता। लेकिन शुभजीत ने उन सब बातों को हंसी में उड़ा दिया और बस जंगल के इस रास्ते पर चल पड़ा जहां उसका अंजाम पहले से ही लिखा हुआ था। जंगल के घने अंधेरे में उसे पहले एक उल्लू की आवाज सुनाई दी। फिर जब उसने सिगरेट जलाने के लिए लाइटर निकाला ना, तो उसकी हल्की सी रोशनी में जो नजर आया वहीं उसके होश उड़ गए। दरख्त पर 2 बड़ी लाल इंगारा आंखें उसे घूर रही थी तो उल्लू जैसी, लेकिन इतनी बड़ी और खौफनाक कि शुभजीत का दिल दहल गया और वो फौरन पीछे मुड़ा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वो जितना डर रहा था, उल्लुओं की आवाजें उतनी ही बढ़ती जा रही थीं। और फिर अचानक उसे लगा जैसे जंगल का हर दरख्त जाग गया हो। हर दरख्त पर 2 चमकती हुई सुर्ख आंखें सिर्फ उसी को देख रही थीं। देखते ही देखते सैकड़ों उल्लू हवा में उड़े और उसे चारों तरफ से घेर लिया। इसकी आंखों के सामने वो सारे उल्लू एक दूसरे में जम होकर एक बहुत बड़े हैबतनाक अफरीत में बदल गए। उसके पंजे तेज थे और आंखें वही सुर्ख और खौफनाक। इससे पहले कि शुभजीत चीख पाता, उस अफरीत ने उस पर हमला कर दिया। गांव के बुजुर्गों के मुताबिक ये था पेंचो पेची, एक ऐसा आसेब जो उल्लू की शक्ल में शिकार करता है। खुशकिस्मती से शुभजीत के दोस्त उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच गए और उसकी जान बच गई, लेकिन वो उन खौफनाक आंखों को शायद जिंदगी भर नहीं भुला पाएगा। चलें अब एक असातीरी मखलूक से हटकर एक ऐसी जगह चलते हैं जिसका खौफ बिल्कुल हकीकी है और रिकॉर्ड पर मौजूद है। 40 साल, सोचें जरा, पूरे 40 साल तक इंडियन रेलवे का एक सरकारी स्टेशन वीरान पड़ा रहा और सरकारी फाइलों में उसकी वजह क्या लिखी गई? एक भूत। जी हां, यह कहानी है बेगन कुदार रेलवे स्टेशन की। हुआ कुछ यूं था कि तकरीबन 50 साल पहले एक औरत की ट्रेन से कटकर मौत हो गई थी। उसके बाद से स्टेशन पर उसका भूत नजर आने लगा, इतना कि रेलवे को स्टेशन बंद करना पड़ा। साल 2009 में उसे खोल तो दिया गया, लेकिन आज भी वहां रात को कोई ट्रेन नहीं रुकती। स्टेशन पर एक नए टिकट कलेक्टर गोरो की पोस्टिंग हुई। अपनी पहली ही रात उसने देखा कि जैसी एक ट्रेन स्टेशन से गुजरी, सफेद साड़ी में एक लड़की उसके पीछे भागने लगी, जैसे उसे रोकना चाहती हो। अगली ट्रेन गुजरी तो गोरू ने फिर वही मंजर देखा, लेकिन इस बार जो हुआ वो नाकाबिले यकीन था। वो लड़की ना सिर्फ ट्रेन के साथ दौड़ रही थी, बल्कि दौड़ते दौड़ते वो तेज रफ्तार ट्रेन से भी आगे निकल गई। ये देखकर गोरू के रोंगटे खड़े हो गए। वो भागकर तो अपने दफ्तर में छुप गया, लेकिन इस कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा तो अभी बाकी था। जो कुछ उसने अपनी खिड़की से देखा, उसने उसकी रूह फना कर दी। इसी दौड़ती हुई लड़की का आधा कटा हुआ धड़ प्लेटफॉर्म पर अपने हाथों के बल रेंग रहा था। यह मंजर देखते ही गोरू चीखता हुआ स्टेशन से भागा और फिर कभी वापस नहीं आया। और अब चलते हैं हमारी आखिरी कहानी की तरफ। ये कहानी है इंतकाम की, एक ऐसे इंतकाम की जो इतना शदीद था कि खुद एक ना खत्म होने वाली लानत बन गया। ये कहानी गांव के एक पहलवान की है, जिसे मोहब्बत में नाकामी पर बहुत जलील किया गया। गुस्से और बेइज्जती की आग में उसने अपनी महबूबा को कत्ल कर दिया, जिसके बाद लड़की के घर वालों ने जंगल में ले जाकर उसका सर कलम कर दिया। कहते हैं तब से उसकी रूह इंतकाम की आग में भटक रही है। दिवाकर कई साल बाद अपने गांव लौट रहा था।
मरकजी सड़क खराब थी तो उसने जंगल का शॉर्टकट ले लिया। उसे क्या मालूम था कि छोटा सा फैसला उसकी जिंदगी का आखिरी फैसला साबित होगा। अंधेरे जंगल में चलते हुए उसका पांव किसी चीज से टकराया और वो गिर पड़ा। जब उसने उठकर देखा कि वो किस चीज से टकराया था तो उसकी चीख निकल गई। वो कोई पत्थर नहीं था, बल्कि एक कटा हुआ, सड़ता हुआ इंसानी सर था। गांव वालों के मुताबिक सरकटा की लानत आम भूतों जैसी नहीं, वो सिर्फ डराता नहीं है। लानत ये है कि जो कोई उसे एक बार देख ले, उसका मुकद्दर भी सरकटा बनना लिखा जाता है। वो उसे मारकर अपने जैसा बना देता है। इस रात देबाकर को एक खौफनाक ख्वाब आया, लेकिन जब उसकी आंख खुली तो ख्वाब हकीकत बन चुका था। वही कटा हुआ सर उसके बिस्तर के सामने हवा में तैर रहा था और एक ऐसी भयानक हंसी हंस रहा था जिसे सुनकर पत्थर का दिल भी फट जाए। अगली सुबह गांव वाले इसे ढूंढते हुए जंगल पहुंचे। उन्होंने देखा कि दिवाकर वहां एक बड़ी तलवार लिए खड़ा है और उसकी आंखें बिल्कुल सफेद हो चुकी हैं। उससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उसने पूरे गांव के सामने अपनी ही तलवार से अपना सर कलम कर लिया। तो इन तीनों खौफनाक कहानियों में मुश्तरक क्या है? ये महज डराने के लिए सुनाए गए किस्से नहीं हैं, इनमें कुछ गहरी सच्चाइयां छुपी हैं। ये कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि पुरानी रिवायात को नजरअंदाज करने की क्या कीमत हो सकती है। ये बताती हैं कि कुछ जगहें अपने दर्द को कभी नहीं भूलती, और ये कि इंतकाम इंसान को हैवान बना देता है। ये हमारी दुनिया और दूसरी दुनिया के दरमियान इस बारीक पर्दे की तरफ इशारा करती हैं, जिससे पार करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो आखिर में ये सवाल रह जाता है कि इन कहानियों का मकसद क्या है? क्या ये सिर्फ खौफ पैदा करने के लिए हैं, या ये किसी किस्म की वार्निंग है? शायद खौफ ही वो वाहिद एहसास है जो हमें वो सबक याद रखने पर मजबूर करता है जिसे हम आम हालात में भूल जाते हैं। आज की ये कहानी एक सच्ची कहानी है। ये एक डेटिंग ऐप से शुरू होती है, लेकिन इसका अंजाम एक ऐसे खौफनाक डिजिटल जाल में होता है जहां किसी की निजी जिंदगी एक लाइव शो बनकर रह जाती है। आइए देखते हैं कि ये सब कैसे हुआ। ये अल्फाज उस शख्स के हैं जिसने ये सब खुद झेला। उसका कहना था, मुझे ऐसा लगता था जैसे मुझे बहुत से लोग देख रहे हैं और ये कहानी बिल्कुल सच्ची है। यही वो एहसास है कि कोई हर वक्त हर लम्हा देख रहा है, जो इस पूरी कहानी का मरकज है। तो कहानी शुरू होती है दिल्ली से। एक शख्स है जो हाल ही में एक ब्रेकअप से गुजरा है, तन्हा है, और उसी तन्हाई में रात के अंधेरे में वो एक डेटिंग ऐप का सहारा लेता है। उसका मकसद सिर्फ किसी से बात करना था। उससे क्या मालूम था कि वो किस अंधेरे में कदम रखने वाला है। तो होता कुछ यूं है कि एक रात बस ऐसे ही एक नई ऐप इंस्टॉल कर ली जाती है, और फिर वही होता है जो हम में से अक्सर करते हैं। ऐप ने परमिशंस मांगी, लोकेशन अलाउ, मीडिया अलाउ, नोटिफिकेशंस अलाउ, बिना सोचे समझे एक छोटा सा क्लिक। लेकिन असल में यह अपनी पूरी डिजिटल जिंदगी की चाबियां किसी अनजान के हाथ में देने जैसा था, और ये वो गलती थी जिसकी कीमत बहुत भारी पड़ने वाली थी। इसी ऐप पर उसकी नज़र अरीबा नामी एक प्रोफाइल पर पड़ती है। प्रोफाइल बहुत ही अजीब, बहुत पुरस्कार थी। सिर्फ 3 तस्वीरें, एक में बाल चेहरे पर आए हुए हैं, कुछ नजर नहीं आ रहा। दूसरी में एक कॉफी मग है, और तीसरी खिड़की पर बारिश की बूंदें। और बायो में लिखा था, मैं हकीकत से ज्यादा ख्वाबों में वक्त गुजारती हूँ। सब कुछ बहुत अजीब था, लेकिन शायद इसी चीज ने इसे अपनी तरफ खींच। उसने हेलो लिखा और जवाब आने में देर नहीं लगी। रात के ठीक 2:17 पर अरीबा का मैसेज आया, अच्छा हुआ आप जाग रहे हैं, मुझे भी रात 2 से 3 बजे के बीच ही जिंदगी का एहसास होता है। उसने अपनी घड़ी देखी, वक्त वही था, 2:17। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये इस बात का इशारा था कि ये गुफ्तगू आम नहीं होने वाली। और बहुत जल्द ये डिजिटल बातचीत एक हकीकी निगरानी में बदलने लगी। अरीबा के मैसेजेस पढ़कर अब ऐसा लगता था जैसे वो सिर्फ फोन के दूसरी तरफ नहीं, बल्कि उसी के कमरे में मौजूद है। ये सिलसिला कई रातों तक चलता रहा। जैसे 5वीं रात अरीबा का मैसेज आया, थके हुए लग रहे हो। और सच में उसने अपनी जॉब की टाइमिंग बदली थी और देर से घर आ रहा था। 8वीं रात उसने लिखा, खिड़की के पर्दे बदल गए हैं, अब रोशनी बाहर तक जाती है। ये बात भी बिल्कुल सच थी। उसने कुछ दिन पहले ही तो पर्दे बदले थे। ये सब कुछ महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता था, बिल्कुल नहीं। और फिर खौफ की इंतहा हो गई।
अरीबा ने उसके बेड के हेडबोर्ड की तस्वीर भेजी, जो हूबहू उसके बेड जैसा था, मगर एक छोटा सा फर्क था। तस्वीर में हेडबोर्ड के कोने पर बना दिल का निशान बिल्कुल नया और चमकदार था, जबकि उसके अपने बेड पर 12वीं जमात में बनाया गया वो निशान वक्त के साथ मध्यम पड़ चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने हाल ही में उसकी नकल उतारी हो। अब खौफ तो बढ़ रहा था, लेकिन इससे भी ज्यादा तजस्सुस बढ़ रहा था। फिर एक रात अरीबा ने उसे एक लोकेशन भेजी और मिलने को कहा। ये एक डिजिटल चैलेंज था जो उसे सीधा एक हकीकी जाल की तरफ ले जा रहा था। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर ये है कौन, इसे ये सब कैसे पता है? और यही जानने की ख्वाहिश इसके खौफ पर गालिब आ गई। उसने एक रिक्शा लिया और रात के अंधेरे में इस अनजान पते की तरफ निकल पड़ा। जब वो उस जगह पहुंचा तो मंजर कुछ यूं था। एक वीरान चौक, एक बंद पड़ा कैफे और कोने में खड़ी एक सफेद मारुति ओमनी वैन। उसके शीशे काले थे, इंजन की आवाज आ रही थी, लेकिन हेडलाइट्स बंद थीं। ये मंजर देखकर ही उसका दिल डूबने लगा। कुछ बहुत गलत था। और तभी उसका फोन बजा। अरीबा की कॉल थी। उसने तो कहा था कि वो कभी कॉल नहीं करेगी, लेकिन आज उसने अपना असूल तोड़ दिया। दूसरी तरफ से एक लड़की की आवाज आई। उसने पूछा, याद है बचपन में घर वाले प्यार से क्या बुलाते थे? और फिर उसने वही नाम लिया, वो निकनेम जो सिर्फ उसके घर के चंद लोगों को मालूम था। वो वहां से भागा। वैन ने उसका पीछा भी किया, लेकिन वो किसी न किसी तरह बचकर अपने फ्लैट पहुंच गया। उसे लगा कि शायद अब वो महफूज है, लेकिन उसे ये नहीं मालूम था कि असल खतरा तो उसके साथ ही उसके घर आ चुका था। घर पहुंचते ही उसके व्हाट्सएप पर एक अननोन नंबर से वॉइस नोट आया, सिर्फ 21 सेकंड का। उसने हिम्मत करके वो वॉइस नोट प्ले किया और जो सुना उससे तो जैसे रूह ही फना हो गई। पहले 5 सेकंड बिल्कुल खामोशी, फिर उसके अपने कमरे के पंखे की जानी पहचानी आवाज, और उसके बाद सोते हुए उसकी अपनी सांसों की हल्की हल्की आवाज। मतलब किसी ने उसे उसके अपने बेड पर सोते हुए रिकॉर्ड किया था। वो पागलों की तरह अपने कमरे की तलाशी लेने लगा। तभी उसकी नज़र अपने पुराने एसी की ग्रिल पर पड़ी। वहाँ एक छोटा सा बिल्कुल नया सुराख था। जब उसने उंगली से अंदर टटोला तो उसे डबल साइडेड टेप की चिपचिपाहट महसूस हुई। किसी ने वहाँ कैमरा या माइक लगाया था। और फिर वो हुआ जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। उसी अननोन नंबर से एक और मैसेज आया। इस बार एक तस्वीर थी जो सिर्फ एक बार खुल सकती थी। जब उसने उसे खोला तो उसमें वो खुद था। उसी लम्हे सोफे पर बैठा टीवी देख रहा था, लेकिन तस्वीर का एंगल, तस्वीर उसके किचन के अंदर से ली गई थी। कोई उस वक्त उसके फ्लैट के अंदर मौजूद था। वो अपनी जान बचाकर फ्लैट से भागा और पूरी रात बिल्डिंग के गार्ड के साथ गुजारी। जब वो सुबह डरते डरते वापस आया तो उसे एक आखिरी पैगाम मिला, एक ऐसा पैगाम जिसने सारी पहेली को हल कर दिया। इस आखिरी मैसेज में सब कुछ साफ साफ लिखा था, तुम्हें देखने वालों को बहुत मजा आया और उन्होंने तुम्हें काफी टिप दी है। तुम्हारा हिस्सा दराज में रखा है। उसने दराज खोली। अंदर एक लिफाफा था जिसमें अमेरिकी डॉलर्स में एक बहुत बड़ी रकम थी। ये सिर्फ निगरानी नहीं थी, ये एक परफॉर्मेंस थी। वो एक ऐसे शो का स्टार था जिसके बारे में वो खुद नहीं जानता था, और ये उसकी पेमेंट थी। तो ये सब क्या था? गालिबन डार्क वेब एंटरटेनमेंट, एक ऐसा खौफनाक ट्रेंड जहां लोगों की जिंदगियों को खुफिया तौर पर मॉनिटर करके लाइव ब्रॉडकास्ट किया जाता है और लोग हकीकी जिंदगी का खौफ और अजियत देखने के लिए पैसे देते हैं। इस कहानी का मरकजी किरदार आखिर में एक नसीहत करता है जो हम सब के लिए है। जब भी कोई नई ऐप डाउनलोड करें तो हर चीज़ पर अलाउ क्लिक करने से पहले एक बार ज़रूर सोचें। हर गैर ज़रूरी परमिशन पर शक करें। याद रखें, हमारा ज़ाती डेटा ही इन ऐप्स में दाखिले की कीमत है। तो आखिर में एक ही सवाल बचता है, एक ऐसी दुनिया में जहां हम सब बस एक क्लिक पर अलाउ कर देते हैं, क्या हम कभी भी पूरी तरह ये यकीन कर सकते हैं कि स्क्रीन के पीछे देखने वाले सिर्फ हम ही हैं? आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरेंगे जो कि एक सच्ची और इंतहाई खौफनाक कहानी है। ये वाकया पेश आया अलीबाग की एक सुनसान हाईवे पर। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले एक बात, मरने के बाद कोई किसी का अपना नहीं होता, वो सिर्फ एक रूह होती है। ये जुमला उसे जहन में रखिएगा,
क्योंकि इस कहानी का हर हिस्सा, हर मोड़ इसी एक सच्चाई को साबित करेगा। तो ये कहानी है कार्ले खंड हाईवे की, एक ऐसी सड़क जहां दिन में भी एक वहशत सी महसूस होती है, लेकिन जैसे जैसे रात गहरी होती है ना, इस जगह की दहशत दुगनी हो जाती है। जरा तसव्वुर कीजिए, एक ऐसी सड़क जिसके दोनों तरफ घना स्याह जंगल हो, रात का वक्त और अंधेरा इतना कि हाथ को हाथ सुझाई न दे, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं, कुछ नहीं। वहां के लोग जो रोज इस रास्ते से गुजरते हैं वो भी खौफ खाते हैं। सबकी बस एक ही कोशिश होती है कि जल्द से जल्द इस सड़क को पार कर लिया जाए। इस कहानी का जो मरकजी किरदार है वो है मकरंद, एक आम सा ऑटो रिक्शा ड्राइवर। और इस रात वो अपनी आखिरी सवारी का इंतजार कर रहा था, एक बिल्कुल सुनसान ऑटो स्टैंड पर। और बस यहीं से इस खौफनाक रात का आगाज होता है, जब उसके सामने एक अजीबोगरीब मुसाफिर खड़ा होता है। मकरंद की नजर सड़क पर पड़ी और उसने देखा कि ठीक बीच में एक शख्स खड़ा है, बिल्कुल बेहिस्सो हरकत, ऐसा लग रहा था जैसे कोई पुतला हो। मकरंद ने आवाज दी, एक बार, दो बार, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया, खामोशी। अब मकरंद को थोड़ा अजीब लगा। उसने सोचा बेहतर है यहां से निकाला जाए। जैसे ही उसने ऑटो स्टार्ट किया ना, वही शख्स पलक झपकते ही उसके ऑटो के बिल्कुल पास खड़ा था और उसने पूछा, घर छोड़ दोगे? मकरंद का तो दिमाग ही सुन हो गया। ये कैसे मुमकिन था? अभी एक सेकंड पहले तो वो सड़क के बीच में था और अब यहां। खैर, मुकरंद ने उसे बिठा लिया और सफर शुरू हो गया। लेकिन यह सफर आम सफरों जैसा नहीं था। जैसे जैसे ऑटो आगे बढ़ रहा था, उस मुसाफिर का रवैया और अजीब होता जा रहा था। अब यहां से चीजें इंतहाई खौफनाक होना शुरू हो जाती हैं। सुनिएगा गौर से। पहले तो उस शख्स ने घने जंगल के बीच में ऑटो रुकवाया, फिर वो नीचे उतरा और सड़क किनारे खड़े होकर ज़ारो कतार रोने लगा। मकरंद परेशान हो गया, उसने आवाजें दी, पर वो शख्स उसकी बातों को अनसुना करके अंधेरे जंगल के अंदर चला गया। मकरंद उसके पीछे भागा और वहां उसने जो मंजर देखा उसके लिए वो यकीनन तैयार नहीं था। उसी मुसाफिर की लाश जमीन पर पड़ी थी। मकरंद अभी उस सदमे से निकलने की कोशिश ही कर रहा था कि उस लाश ने अपनी आंखें खोल दी। एक दर्दनाक चीख, उस चीख के साथ ही वो लाश हवा में तहलील हो गई, गायब, बिल्कुल मकरंद की आंखों के सामने। दहशत से कांपते हुए मकरंद वहां से भागा सीधा अपने ऑटो की तरफ, और जब वो वहां पहुंचा तो उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। वही मुसाफिर बिल्कुल पुरसुकून ऑटो की पिछली सीट पर बैठा था। अब कोई बताए ये कैसे हो सकता है? जो शख्स अभी अभी जंगल में एक लाश की सूरत में पड़ा था, वो इसके ऑटो में जिंदा कैसे बैठा हो सकता है? अब कहानी इस मुकाम पर आ जाती है जहां अक्ल काम करना बंद कर देती है, जहां हकीकत और वहम के दरमियान कोई फर्क नहीं रहता। मकरंद तो बस खौफ से सुन्न होकर ऑटो चलाए जा रहा था। इतने में उसके पास से एक और ऑटो गुजरा, और जैसे ही उसकी नजर उस दूसरे ऑटो में पड़ी ना, उसकी सांस रुक गई, क्योंकि जो शख्स उसके ऑटो में पीछे बैठा था, बिल्कुल वही शख्स, हूबहू वही चेहरा उस दूसरे ऑटो में भी सवार था। मकरंद ने घबराहट में हॉर्न देकर दूसरे ऑटो को रुकवाया, लेकिन जब उसने करीब जाकर देखा तो पिछली सीट बिल्कुल खाली थी, वहां कोई नहीं था। दूसरा ड्राइवर उल्टा उस पर भड़क गया कि भाई, इस सुनसान सड़क पर आधी रात को मुझे क्यों रोका है? आखिरकार ये वहशतनाक सफर अपनी मंजिल पर पहुंचा और अब वक्त था इस खौफनाक राज के खुलने का। इस मुसाफिर ने एक घर के सामने ऑटो रुकवाया और कहा, मैं अंदर से किराया लेकर आता हूं। मकरंद ने चैन की सांस ली, लेकिन मिनट गुजरते गए, वो शख्स वापस नहीं लौटा। जब काफी देर हो गई तो मकरंद ने हिम्मत करके दरवाजे पर दस्तक दी। एक बुजुर्ग खातून ने दरवाजा खोला। जब मकरंद ने अपने मुसाफिर यानी उनके बेटे के बारे में पूछा तो उनकी आंखों में एक अजीब सी हैरानी थी। वो खामोशी से अंदर गईं और वापस आईं तो उनके हाथ में एक तस्वीर थी। जी हाँ, ये तस्वीर उसी शख्स की थी, मकरंद का मुसाफिर। उसकी मां ने रोते हुए बताया कि 2 महीने पहले इसी हाईवे पर एक ट्रक ने उसे टक्कर मार दी थी। वो जख्मी हालत में मदद के लिए चीखता रहा, लेकिन किसी ने गाड़ी नहीं रोकी। आखिर में वो दर्द से तड़पता हुआ जंगल में घुस गया और वहीं अकेले उसने दम तोड़ दिया। और फिर इस बुजुर्ग खातून ने वो जुमला कहा जिसने मकरंद को अंदर तक हिला के रख दिया। उन्होंने कहा, बेटा, तुम पहले नहीं हो जो इसे यहां छोड़ने आए हो। पिछले 2 महीनों में ना जाने कितने ऑटो वाले इसे यहां ला चुके हैं। तो ये कहानी हमें एक आखिरी सबक देकर जाती है, ऐसी भटकती हुई रूहों के बारे में एक वार्निंग। याद है शुरू में कहा था, मरने के बाद कोई किसी का अपना नहीं होता, वो बस एक रूह बन जाता है
और ये रूह भी बस यही चाहती थी कि जो तकलीफ, जो आजियत इसने मरते वक्त महसूस की थी, वही दर्द दूसरे भी महसूस करें। तो ये सवाल रह जाता है कि ऐसी सुनसान सड़कों पर न जाने और कौन सी रूहें किस चीज के इंतजार में भटक रही हैं। अच्छा, कभी सोचा है कि एक अच्छी डरावनी कहानी हमें इतना बेचैन क्यों कर देती है? ये सिर्फ भूत प्रेत की वजह से नहीं होता। आज हम एक ऐसी ही कहानी का तज्जिया करने वाले हैं, ये समझने के लिए कि सस्पेंस और खौफ को लफ्जों में कैसे बुना जाता है। तो चलें इस आसेब ज़दा घर के राजों से पर्दा उठाते हैं। कहानी की शुरुआत बस इस एक जुमले से होती है, लेकिन यही एक जुमला काफी है। ये ना सिर्फ माहौल बना देता है, बल्कि एक अनजाने खौफ का बीज भी बो देता है। समझे कि ये वो छोटी सी दरार है जहां से कहानी का साला खौफ बाहर निकलने वाला है। हॉरर कहानियों का एक कमाल यह है कि वो अक्सर बिल्कुल आम जिंदगी से शुरू होती हैं। सब कुछ ठीक ठाक लग रहा होता है सिवाय एक चीज के, और हमारी कहानी में वो एक चीज एक वीरान घर है। तो यहां हमें कहानी का पहला तजाद नजर आता है। एक तरफ तो एक खानदान का ख्वाब है, एक बेहतरीन घर जो स्कूल और काम के बिल्कुल करीब है, लेकिन इसी ख्वाब के साथ एक डरावना ख्वाब भी जुड़ा हुआ है, एक वीरान घर जिसका मंजर सीधा मरकजी किरदार एनी के कमरे से दिखाई देता है। और यहीं से कहानी का पहला हकीकी मसला शुरू होता है। एनी, जो हमारी मरकजी किरदार है, फौरन अपने डर का इजहार कर देती है। उसे महसूस हो रहा है कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन इसके जवाब में उसे क्या मिलता है? हमदर्दी नहीं, बल्कि वालिदैन की झुंझलाहट। तो एनीवे, इन्हीं की माँ का ये जवाब आता है, और ये बहुत अहम लम्हा है। यहीं से ना कहानी का जो असल थीम है वो शुरू होता है कि कैसे एक बच्चे के सच्चे डर को सिर्फ नखरे समझकर टाल दिया जाता है, और यही छोटी सी नजरअंदाजी आगे चलकर एक बड़ी तबाही की बुनियाद बनती है। अब कहानी एक मुबहम सी बेचैनी से निकलकर एक मखसूस खौफनाक वाक़े की तरफ बढ़ती है, एक ऐसी चीज जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल है। अब ये सिर्फ एक बुरा एहसास नहीं रहा, बल्कि एक ठोस मुशाहिदा है। जरा तसव्वुर करें, एनी अपने बिस्तर पर है और अचानक उसे उस वीरान घर की खिड़की में कोई नजर आता है। पहले तो उसे खुद पर शक होता है कि शायद ये सिर्फ उसका वहम है, लेकिन फिर वो ठंडा कर देने वाला एहसास आता है ना कि उसे देखा जा रहा है। एनी डर के मारे अपनी माँ के पास भागती है। उसे पूरा यकीन है कि उसने जो देखा वो सच था, और वो बस मदद और तसल्ली चाहती है। ये एक बिल्कुल फितरी रद्द अमल है, लेकिन जो जवाब उसे मिलता है वो उसके खौफ को कम करने के बजाय और बढ़ा देता है। इसकी माँ इस वाक़े को उसके तसव्वुर और डरावनी फिल्मों के असर से जोड़ देती है। ये एक मंतकी वजाहत तो है, लेकिन ये एनी को मजीद अकेला कर देती है। अब वो न सिर्फ उस साए से डर रही है, बल्कि इससे इस बात का भी दुख है कि उस पर कोई यकीन ही नहीं कर रहा। बार बार वाक़यात का होना और उन पर यकीन ना किया जाना, यह हॉरर कहानियों की एक बहुत पुरानी और आजमूदा तकनीक है। इसका मकसद ये होता है कि शिकार को हर तरह की मदद से महरूम कर दिया जाए, ताकि वो अकेले ही इस खौफ का सामना करने पर मजबूर हो जाए। अगली रात वही साया फिर नजर आता है। इस बार एनी अपनी माँ को सबूत दिखाने के लिए बेचैन है। वो चीख कर कहती है, देखें। लेकिन जैसे ही उसकी माँ कमरे में दाखिल होती है, वो साया गायब हो जाता है। एनी की उम्मीद एकदम मायूसी में बदल जाती है। यहाँ कहानी में एक अहम मोड़ आता है। माँ एक ऐसी मंतकी वजह बताती है जो गलत होते हुए भी बिल्कुल काबिले यकीन लगती है कि भाई हैलोवीन का वक्त है और मोहल्ले के बच्चे शरारत कर रहे हैं। एनी इस बात को मान लेती है क्योंकि वो खुद भी यही यकीन करना चाहती है कि सब कुछ ठीक है। देखें, एनी की जो हालत है ना, वो एक अदबी इस्तिलाह है जिसे कैसेंड्रा कॉम्प्लेक्स कहते हैं। उसकी बिल्कुल परफेक्ट मिसाल है। मतलब एक ऐसा किरदार जिसकी सच्ची बातों पर, उसकी वार्निंग्स पर कोई यकीन ही ना करे, और जब कोई साथ ना दे तो जाहिर है उसे अकेले ही उस सच का सामना करना पड़ता है, चाहे वो कितना ही खतरनाक क्यों ना हो। और अब एनी के पास भी कोई और रास्ता नहीं बचा, उसे खुद ही इस मजाक करने वाले से निमटना होगा। अब इस झूठे एतमाद के साथ कि ये सिर्फ एक मजाक है, एनी फैसला करती है कि वो मामलात को अपने हाथ में लेगी। वो एक मंसूबा बनाती है जो उसकी नौजवानी की सादगी और नादानी की पूरी अक्कासी करता है। तो एनी का मंसूबा क्या था? बिल्कुल एक बच्चे जैसा मंसूबा, सीधा और साधा। घर में दाखिल हो, शरारती बच्चे को पकड़ो और उसके वालिदैन से शिकायत कर दो। लेकिन यही सादगी उसका सबसे बड़ा खतरा थी। उसका ये यकीन कि ये सिर्फ एक शरारत है, उसे असल खतरे से बिल्कुल अंधा कर देता है। ये कहानी का वो पॉइंट है जहां से वापसी मुमकिन नहीं। जैसे ही एनी इस वीरान घर की दहलीज पार करती है,
वो अपनी महफूज दुनिया से निकलकर नामालूम के दायरे में दाखिल हो जाती है और उसकी बहादुरी बहुत तेजी से खौफ में बदल जाती है। और फिर वो ठंडा कर देने वाला सच सामने आता है। वो उस कमरे में पहुंचती है जहां से उसे वो साया नजर आता था, लेकिन कमरा बिल्कुल खाली है। एकदम से मजाक वाली उसकी पूरी थ्योरी धड़ाम से गिर जाती है। उसे एहसास होता है कि वो कितनी बड़ी गलती कर बैठी है। ये जो जिस्मानी कैद है ना, ये इसकी मुकम्मल तन्हाई की अलामत है। जिस तरह उसके वालिदैन ने उसे जज्बाती तौर पर तन्हा छोड़ दिया था, अब वो जिस्मानी तौर पर भी उनसे कट चुकी है। दरवाजा बंद है और जाल मुकम्मल हो चुका है। अब हम कहानी के क्लाइमैक्स पर पहुंच चुके हैं, वो जगह जहां घर में मौजूद मखलूक की असली और खौफनाक हकीकत आखिरकार जाहिर होती है। और यही कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। और फिर कहानी सिर्फ एक जुमले में सब कुछ बता देती है। एनी वापस नहीं आई, कोई लड़ाई नहीं, कोई भागना नहीं, बस एक हतमी सच्चाई, एनी चली गई। तो असल हकीकत क्या थी? उस मखलूक का मकसद डराना नहीं था, बल्कि जगह बदलना था। उसने एनी को अपने जाल में इसलिए फंसाया ताकि वो खुद एनी की जिंदगी पर कब्जा कर सके। ये कितना खौफनाक ख्याल है कि कोई आपकी जगह ले ले। तो इस कहानी का असल खौफ आखिर है क्या? असल खौफ ये है कि बुराई इतनी मुकम्मल तौर पर कामयाब हुई कि किसी ने इस पर गौर तक नहीं किया। खिड़की में नजर आने वाला साया सिर्फ एक जाल था। वालिदैन की बेयकीनी ने इस तब्दीली को मुमकिन बना दिया। और सबसे खौफनाक बात यह है कि वालिदैन को कभी पता ही नहीं चला कि उनके साथ रहने वाली उनकी बेटी नहीं बल्कि कोई और है। ये कहानी हमें इदराक, शनाख्त और इस खौफ के बारे में सोचने पर मजबूर करती है जो हमारी नज़रों के सामने ही छुपा हो सकता है। और आखिर में ये एक बहुत परेशानकुन सवाल छोड़ जाती है, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे किसी अजीज को बदल दिया गया। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो ये साबित करती है कि कभी कभी सबसे बड़ा खतरा हमारे अपने घर के अंदर ही मौजूद होता है। एक ऐसे खानदान की कहानी जिनकी बेटी अब उनकी बेटी नहीं रही थी। चलें सीधा कहानी के दिल में उतरते हैं। यह सब शुरू होता है एक छोटी सी बच्ची एनी से, जिसका रवैया अचानक बदल जाता है। लेकिन उसके वालिदैन को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनके साथ रहने वाली हस्ती कोई और है। जानते हैं, सबसे बड़ा खौफ यही होता है जब कोई जानी पहचानी चीज एकदम अजनबी हो जाए। तो कहानी का आगाज होता है एक आम से खानदान से जो अपनी बेटी में कुछ बहुत ही अजीब और परेशानकुन तब्दीलियां देख रहा है। यहीं से शक और खौफ का बीज बोया जाता है। एनी का रवैया बस यूं समझ लें कि तशवीश की एक लंबी लिस्ट बन जाता है। कभी वो कहती है कि तबीयत ठीक नहीं, कभी पेट में दर्द की शिकायत करती है। उसका चेहरा बिल्कुल जर्द पड़ चुका था। वो खाना खाने से साफ इनकार कर देती थी और स्कूल ना जाने के लिए रोज नए बहाने बनाती थी। और सिर्फ 4 दिनों में वालिदैन की परेशानी खौफ में बदलने लगती है। खास तौर पर माँ को ये महसूस होने लगता है कि उसके सामने जो लड़की है वो उसकी बेटी है ही नहीं। ये एक माँ की छठी हिस्स थी जो उसे खतरे का इशारा दे रही थी। दिन तो जैसे तैसे गुजर रहे थे, लेकिन जैसे ही रात होती, एनी के इस अजीब रवैये का राज एक बहुत ही तारीक और खौफनाक शक्ल इख्तियार कर लेता था। जब वालिदैन गहरी नींद में होते तो हर रात ठीक 3 बजे एक ही खौफनाक मामूल दोहराया जाता था। ये वो वक्त था जब घर का असल राज अपने भयानक रूप में बाहर आता था। एक साया जो बज़ाहिर एनी ही थी, घर से चुपके से निकलता था और रात के अंधेरे में मोहल्ले में शिकार की तलाश में निकल पड़ता था। और जहां एक तरफ घर में ये हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ पूरे कस्बे पर दहशत छा रही थी। एक पुरस्कार कातिल की अफवाहें हर तरफ थीं, क्योंकि लोगों की मसखशुदा लाशें मिल रही थीं जिनका गोश्त बुरी तरह नोचा गया था। लेकिन किसी को क्या मालूम था कि इन सब के पीछे एक छोटी सी बच्ची के घर का राज छुपा है। अब माँ का शक इतना बढ़ चुका था कि वो इसे मजीद नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। आखिरकार उसने खुद सच्चाई को बेनकाब करने का फैसला किया। फिर एक रात उसके बदतरीन खदशात सच साबित हो गए। उसने एक आवाज सुनी और जब उठकर देखा तो एनी का कमरा खाली था। फिर सुबह होने से ठीक पहले उसने एक खौफनाक मखलूक को घर वापस आते देखा। वो फौरन छुप गई और उसने देखा कि वो मखलूक सीधा शावर में गई और जब बाहर निकली तो वो एनी बन चुकी थी। जरा सोचें वो लम्हा कितना खौफनाक होगा जब माँ को ये एहसास हुआ कि उसके घर में रहने वाली हस्ती उसकी बेटी नहीं बल्कि कोई बहरूपिया है। ये वो खौफ है जब कोई चीज बिल्कुल असली लगे लेकिन दिल गवाही दे कि ये नकली है। खौफ के बावजूद माँ ने हिम्मत नहीं हारी। अपनी असली बेटी को बचाने के लिए उसने उस मखलूक का पर्दाफाश करने का एक बहुत ही होशियार और खतरनाक मंसूबा बनाया। अब कहानी अपने उरूज पर पहुंचती है। ये वो लम्हा है जहां माँ उस बहरूपिये का सामना करती है
और सच्चाई आग के शोलों में जाहिर होती है। उसने वालिद की बीमारी का बहाना बनाया और उस मखलूक को रात के वक्त फार्मेसी चलने को कहा। यह सब उसके जाल का हिस्सा था जिसमें वो उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर ले जा रही थी। गाड़ी में उसने अपना आखिरी दाव खेला। उसने पूछा, एनी, क्या तुम्हें अपनी पसंदीदा गुड़िया सारा याद है? उस चुड़ैल ने बड़े एतमाद से जवाब दिया, हाँ मुझे याद है, वो मेरी सबसे पसंदीदा थी, मुझे वो गुड़िया बहुत अच्छी लगती थी। और यही उस बहरूपिये की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि असल एनी को गुड़ियों से सख्त नफरत थी। उसके पास तो कभी कोई गुड़िया थी ही नहीं। जैसे ही सच सामने आया, मां ने वो किया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। उसने गाड़ी के दरवाजे लॉक किए, गाड़ी पर पेट्रोल डाला। वो चुड़ैल चीखती रही कि मैं एनी हूं, लेकिन मां ने कहा, मैं जानती हूं तुमने मेरी बेटी को कहां कैद किया है। और फिर उसने गाड़ी को आग लगा दी और उस मखलूक को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। उस बहरूपिये का तो खात्मा हो गया, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि असली एनी कहां है और आखिर ये सब हुआ क्यों? वालदैन फौरन करीब के एक वीरान घर की तरफ भागे और वहीं उन्हें अपनी बेटी मिली। वो 4 दिन से वहां कैद थी और सिर्फ नल का पानी पीकर जिंदा थी। बहुत जल्द उन्हें मोहल्ले के एक पुराने शख्स से उस वीरान घर की तारीख मालूम हुई। जैसा कि अक्सर ऐसी कहानियों में होता है, बुराई की जड़ें किसी न किसी जगह से जुड़ी होती हैं। ये कहानी बदले की थी। कई साल पहले एक औरत को इंसानी गोश्त खाते हुए पकड़ा गया था। कस्बे वालों ने उसे उसी के घर में बंद करके भूखा मरने के लिए छोड़ दिया, लेकिन उसकी इंतकामी रूह वापस आ गई और उसने एनी पर कब्जा कर लिया ताकि वो अपने घिनौने काम जारी रख सके। ये समझने के बाद कि वो कितने बड़े खतरे से बचे हैं, उस खानदान ने फौरन वो घर छोड़ दिया ताकि वो इस मलूम तारीख को हमेशा के लिए पीछे छोड़ सकें। और इसी के साथ ये वाकया तो खत्म हो गया, लेकिन एक सवाल आज भी बाकी है। क्या उस घर का अजाब हमेशा के लिए खत्म हो गया था, या वो भटकती रूह आज भी किसी नए शिकार के इंतजार में है?